नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भारत के किसान अब भी सड़कों पे हैं, वो अब भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उन्हें अब भी लगता है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं या फिर ये जो किसान बिल आए हैं ये उनके लिए सही नहीं है। मैं इस मुद्दे पे पहले भी किसान नेता राहुल राज से बात कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपको देखनी हो तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब ये बिल पास नहीं हुए थे, तब बिक्री भी इतनी शुरू नहीं हुई थी। आज जब बिक्री भी पूरे जोरों पर है और ये बिल भी कानून बन चुके हैं, तो आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद से मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि इन बिलों से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और ग्राउंड रियलिटी क्या है। किसानों को कोई फ़ायदा हो भी रहा है या ये बस दिखावा था। साथ ही मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि आगे के उनके आंदोलन की रणनीति क्या है और वो कैसे काम करेंगे। तो रवि भाई, किसान बिल पे मैं पहले बात कर चुका हूँ किसान लीडर राहुल राज के साथ, जो एमपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने डिटेल में बता दिया था कि प्रॉब्लम्स क्या है इस बिल में, लेकिन वो उस टाइम की बात है जब ये बिल पास नहीं हुआ था और फसलों की बिक्री भी शुरू नहीं हुई थी। अब ये बिल भी पास हो चुका है, फसलों की बिक्री भी काफी कुछ हो भी चुकी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पास होने के और अब तक की इसकी जर्नी क्या है और पास होने के बाद क्या समस्याएं आई जो सरकार ने नहीं सोची थी। देखिए नीरज भाई, सबसे पहले तो आप एक गहन मुद्दे पर और आज जो पूरे देश का केंद्र बिंदु है, किसान आंदोलन और किसानों का अस्तित्व, जो इन 3 बिल अध्यादेश के बाद जो कानून का रूप ले चुके हैं, तो स्पष्ट और सीधे तौर पर यह बात है कि कोरोना की आड़ लेकर के और गलत समय पर किसानों को खत्म करने की जो साजिश है वो इन कृषि कानूनों के तहत सीधे सीधे सरकार की नजर आती है। और उसके परिणाम अगर हम देखें, आपने जिक्र किया कि आपने 3 कृषि बिलों पर दूसरे साथियों से बात करी और वो बात उस समय हुई जब ये कानून का रूप इन अध्यादेशों ने नहीं लिया था। लेकिन मैं इसी बीच में सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि जब ये अध्यादेश आए और इन्होंने कहा कि हमने किसान की आर्थिक आजादी के लिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए हम इन 3 अध्यादेशों को लेकर के आए हैं, और जैसे ही अध्यादेश आए आपने देखा कि मंडी व्यवस्था जो है वो पंजाब और हरियाणा के अंदर है और सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा की धरती से शुरू हुआ, जो फैलते फैलते आसपास के और दूसरे राज्यों तक गया और किसान सड़कों के ऊपर आया और आज तक किसान सड़क के ऊपर है। हमने ये मांग रखी थी कि हो सकता है किसान इसको समझने में कुछ भूल कर रहा हो, किसान संगठन इसको समझने में भूल कर रहे हो। आप जो है इसके ऊपर चर्चा कीजिए, आप किसान संगठनों को बुलाइए, मीडिया में चर्चा कीजिए, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा कीजिए। और सरकार कह रही कि ये किसान के उत्थान के लिए हैं, ये किसान की भलाई के लिए हैं, तो फिर किसानों के बीच में चर्चा क्यों नहीं की गई? जब विरोध हुआ तो सरकार ने विरोध की भाषा नहीं सुनी, आंदोलन की भाषा नहीं सुनी और जोर जबरदस्ती लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर इस देश में दूसरे कानून बनते हैं, राम मंदिर के कानून बनते हैं, दूसरे और अलग अलग तरह के जब कानून बनते हैं तो लोकसभा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, चर्चा होती है। लेकिन जिन अध्यादेशों को किसान की किस्मत बदलने के अध्यादेश बताए गए, जब किसान ने उसके खिलाफ सवाल खड़े किए तो सरकार ने उनको लाठियों से पीटा, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी गई, मुकदमे फर्जी बनाए गए किसानों के ऊपर और किसानों की आवाज ना सुन करके। और पहली बार जो मोदी सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है और जो किसान इस देश की रीढ़ है, उसको खत्म करने के लिए अडानी और अंबानी के WTO के गेट के कानून लागू करने के लिए ध्वनि मत से पारित करवाए गए ये कानून। जबकि लोकसभा के अंदर तो इनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में तो इनका बहुमत भी नहीं है। और जो विपक्षी सांसद से थे जो इन 3 कानूनों के विरोध में खड़े थे, उनके माइक बंद किए गए, उनको मार्शल से उठा करके बाहर फिकवाया गया और सरेआम लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार ने की। और किसान को सीधे तौर पर हम ये कहेंगे, जब ये अध्यादेश आए थे तब हमने ये कहा था कि ये किसान का राजपत्र नहीं है, ये किसान का कालपत्र है। और जब ये कानून का रूप ले चुके हैं तब हम ये बात कह रहे
कि भाई मोदी सरकार ने हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन कर दिए, हमारे गले में फंदा डालने का काम कर दिया और निरंतर संवैधानिक अधिकारों का, लोकतंत्र की हत्या करके इनको जोर जबरदस्ती लागू करने का काम किया गया। आज भी किसान आंदोलन पर है निरंतर। और मैं इसी बीच आपको यह बात बताऊं कि जब तक केवल इन 3 अध्यादेशों का विरोध नहीं होता, इन 3 कानूनों का विरोध नहीं होता, लेकिन एक भी लाइन उसके अंदर यह नहीं डाली गई कि भाई किसान की उपज एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएगी, ये बात भी स्पष्ट है। जी, सवाल है मेरा रवि जी आपसे। जी, एमएसपी की जो बात है, बार बार ये आती है कि एमएसपी तो पहले भी जैसे कानून में नहीं था, सरकारें वैसे ही बोलती थी एमएसपी। इस बार ये मांगी जा रही है कि एमएसपी को कानून में डाला जाए, यहाँ क्या पेच है और आपकी क्या राय है इस पे? इसके ऊपर देखिए, सीधे तौर पर जो एमएसपी का मुद्दा है, क्योंकि जब ये 3 कृषि कानून लागू हो रहे हैं तो सीधे तौर पर हमारी मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है। पहले अगर वो कानूनी अधिकार नहीं था तो मंडी व्यवस्था हमारी एपीएमसी एक्ट के तहत चलती थी और कुछ अनाज, किसान का सारा उपज तो नहीं लेकिन कुछ उपज उसकी एमएसपी के ऊपर बिकती थी और बाहर के बाजार पर भी नियंत्रण रहता था। हमारा विरोध इसीलिए है कि अब मंडी हमारी टूटेंगी, मंडियां हमारी बचेंगी नहीं। सरकार उनको सुपरमार्केट बनाने की तैयारी कर रही है। आप कृषि मंत्री जेपी दलाल के रोज आप बयान सुन लीजिए, आज मंडियों में खरीद चल रही, पैर रखने के लिए जगह नहीं। तब हम इस बात को कह रहे हैं कि जब मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है तो फिर एमएसपी जो पहले कानूनी रूप नहीं था वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकार ने 3 कानून लागू करके और एग्रीकल्चर के सेक्टर को 100% प्राइवेट कर दिया है। सरकार जो पहले बिचौले का काम करया करती थी किसान और व्यापारी के बीच में, सरकार जो है वो अपने बिचौले के काम से हट गई है। सरकार को अब कोई मतलब नहीं है किस भाव में उसकी उपज बिकेगी, कहां बिकेगी, सीधे तौर पर हमें कंपनियों के हवाले कर दिया। तब हम ये मांग कर रहे कि भाई हर चीज एमआरपी पे बिकती है, बाजार में सुई तक एमआरपी के ऊपर बिकती है, तो किसान की जो उपज है वो जो है आप एमएसपी के ऊपर ये कह रहे कि एमएसपी से ज्यादा पे बिकेगी, ज्यादा पे बिके। सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है वो आने वाला समय बता देगा। बिहार इसका बढ़िया उदाहरण है। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम तो केवल एमएसपी की मांग कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर चीज एमआरपी पे बिकती है, किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। अगर सरकार को एमएसपी खत्म नहीं करना तो फिर उनको लिखित में देने में दिक्कत क्या है? अच्छा, इस पे ये आप जो कह रहे हैं मंडियां खत्म हो रही हैं, ये शायद कहीं नहीं लिखा है कि वो मंडियां खत्म कर रहे हैं, तो ये कैसे खत्म होगी, वो तरीका अगर आप बता सकें तो ज्यादा सही है। इसमें नीरज भाई क्या है मैं आपको बताऊं, अभी खरीफ की खरीद चल रही है, दक्षिण हरियाणा में बाजरे की खरीद चल रही है और उत्तरी हरियाणा में जो हमारी जीटी बेल्ट है वहां जो बड़ी फसल है धान की फसल, वो खरीद चल रही है। आप रोज सोशल मीडिया समाचारों के माध्यम से देख रहे, जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी कह रहे कि भाई किसान की उपज एमएसपी पर नहीं बिकी तो भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज चाहे धान की बात और चाहे बाजरे की बात हो, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है मंडी को खत्म करने की। मंडी कैसे खत्म होगी? मंडी खत्म होगी जब कोई मंडी के अंदर खरीद करेगा तो उसको मार्केट फीस देनी पड़ेगी, और कोई मंडी के बाहर खरीद करेगा तो उसको मार्केट फीस नहीं देनी। इसमें दूसरी बात, सरकार सभी तरह की दुकानें खोलने की मंडी परिसर में इजाजत देने जा रही है। बाहर जब जो मंडी के अंदर बैठा, जब उसको अंदर टैक्स देना है और वो बाहर बैठ करके खरीदेगा, वहां उसको कोई टैक्स नहीं देना। तो मैं तो आपसे ये बात पूछ रहा कि जब वो अंदर टैक्स दे करके अंदर खरीदेगा या बाहर बिना टैक्स के जो है वो बाहर खरीदेगा? ठीक है, ये समझ आती है जी। लेकिन फिर सरकार इस पे इतना दावा क्यों कर रही है कि मंडियां खत्म नहीं हुई? और ये दुष्यंत चौटाला भी साथ हैं जो अपने आप को किसान नेता का पोता कहते हैं या किसान घर का बेटा कहते हैं। जी देखिए, ये सीधे तौर के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो कोरोना चला, वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी में आपने देखा कि दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां थी वो भी डैगी। केवल और केवल आपको हिंदुस्तान बड़ी मजबूती के साथ खड़ा नजर आया, और तारीफ चारों तरफ इस बात की हुई कि किसान ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाया। ये बात आपने भी सुनी।
कि किस आम आदमी ने, मजदूर ने, गरीब ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाया। अब जैसे ही हिंदुस्तान की शान पूरे विश्व में बढ़ी, उस टाइम पर WTO से लेकर के और जो दुनिया की महाशक्ति के जो राष्ट्र हैं, उनका प्रेशर भारत की सरकार पर सीधे तौर पर आया कि जब पूरी दुनिया डूब रही है तो फिर जो है हिंदुस्तान कैसे मजबूती के साथ खड़ा। एक तो ये बात। दूसरी बात, लंबे समय से पिछली सरकारों की भी ये कोशिश थी, मोदी सरकार से पहले, कि किसान अब एक ऐसा वर्ग बचा है इस हिंदुस्तान के अंदर। आज आप देखो नीरज भाई, मजदूर आंदोलन हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे कानून आए, अभी कोरोना में भी कानून आए, कोई मजदूर सड़कों के ऊपर नहीं उतरा क्योंकि मजदूर के आंदोलन को, उनके अधिकारों को छीन लिया गया। उसी तरह से सरकार को बनाने और बिगाड़ने में, और देश की रीढ़ किसान है, किसान एक बड़ा वर्ग है, इस किसान को कैसे बांटा जाए, इस किसान को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैसे लागू किया जाए, और जो वैश्विक दबाव है WTO जैसी संस्थाओं का, वो कैसे यहां पर लागू किया जाए, इसके तहत जो है ये अध्यादेश ले आए गए। मैं एक बात बड़ी दावे के साथ आपके साथ कह रहा, अगर ये कोरोना वैश्विक महामारी नहीं होती तो ये 3 कानून भी नहीं आते। ये सीधी और स्पष्ट बात है जी भाई। इस दावे के पीछे आपके पास कोई प्रूफ है या ये सिर्फ आपका अनुमान है? हाँ, WTO। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसा कोई भी सरकार की किसी भी सूचना के माध्यम से कोई भी सरकार का इस तरह का प्रपोजल नहीं था। केवल और केवल इस कोरोना की आड़ में और इस किसान की कमर तोड़ने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रातों रात किया गया। और इसलिए हमने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि बिना किसी तैयारी के आप देख सकते हैं ये सरकार बहुत सारे अध्यादेश लेकर के आई है। और अध्यादेश कोई लोकतंत्र की खूबसूरती भी नहीं है। इन लोगों ने ये दावा किया कि भाई हम किसान की किस्मत बदलना चाहते हैं, हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हमने इनसे इस बात को पूछा कि भाई अगर तुम किसान की किस्मत बदलना चाहते थे तो 6 साल से लगातार तुम सत्ता में थे, तुम इस तरह की पहल पहले क्यों नहीं की? और अध्यादेश लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है, ये बहुत मजबूरीवश सरकार के पास ये हथियार है। ऐसा क्या हुआ नीरज भाई, जब आपके हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन कॉलेज और स्कूल में जाने की उनकी शिक्षा का प्रबंध नहीं किया गया, बल्कि सरकार जोर जबरदस्ती इनको लागू करना चाह रही, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वैश्विक शक्तियां, इसके पीछे कहीं ना कहीं उद्योगपति हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इस किसान को उसी की जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। और ये सीधे तौर पर कंपनी राज है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसी तरह का आज ये 21वीं सदी में कंपनी राज है। पूरे की पूरी फूड मार्केट कंपनियों को दे दी जाएगी। पूरा देश कुछ 10-12 घरानों का जो है वो बंधक बन जाएगा, और वो औने पौने दामों में खरीदेंगे, बड़े वेयर हाउस में स्टॉक करेंगे, किल्लतें पैदा होंगी और आम पब्लिक को जम करके कंपनियां लूटेंगी। जी, ये तो हो गई प्रॉब्लम से रवि भाई। अब आप ये बताइए, इन चीजों का सोल्यूशन क्या है आपके पास? मैं इसी बीच में आपके बीच एक बात और रखना चाह रहा, क्योंकि आपने इस बात को रखा कि एक दूसरे मेरे मित्र हैं भाई जो MP से, जिनके ऊपर आपकी पहले चर्चा हुई और आज लागू होने के बाद हम चर्चा कर रहे। एक बात आप देखना जो मंडी तोड़ने की है, मैं आपको आपके लोकल एरिया जो है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप वहां की मंडी का दौरा करना। अभी लगातार मेरे भिवानी जिले में हर मंडी में 8-8, 7-7 हजार, 6-6 हजार, 10-10 हजार किसान बाजरा बेचने के लिए रजिस्टर्ड है। मैं मंडियां तोड़ने की तैयारी बता रहा आपको, केवल और केवल क्योंकि मंडी तो ये अब की बार ही तोड़ देते, लेकिन एक तो जो इनके अडानी अंबानी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, उनकी दुकानें एकदम उनकी दुकानें नहीं सज सकती खरीद के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। और दूसरा, किसान बट जाए कि भाई देखो हम कह रहे थे मंडियां नहीं टूटेंगी, देखो भाई हम कह रहे थे MSP नहीं होगा, आज MSP है भाई साहब। MSP के ऊपर गेहूं बिक रहा है क्या? MSP के ऊपर धान बिक रहा है क्या? MSP के ऊपर बाजरा बिक रहा है क्या? 8,000 किसान जिस मंडी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, मैं मेरे डिगावा मंडी का एक उदाहरण देता हूं जिसमें 8,000 किसान रजिस्टर्ड हैं। 1 तारीख से मंडियां शुरू हुई थी, 15 नवंबर के बाद खरीद नहीं होनी है। अब तक 500 किसानों की खरीद हुई है और केवल मुश्किल से 23-22 दिन बाकी हैं खरीद के। कैसे सरकार फसल खरीदेगी? गेट पास
कल की तारीख में केवल 2 गेट पास जारी किए गए, सिर्फ खाना पूर्ति करनी और किसान को मजबूर करना वो अपना माल बाहर बेचे, और जो दूसरे प्रदेशों से जो बाजरा आ रहा, अवैध आ रहा, उसको वो भी गेट पास उनके कट रहे हैं। धांधली हो रही है। पहले आप ये देखते थे कोई फसल जैसे कोई भी जींस उसने स्टॉक कर रखी तो मार्केट कमेटी उसके ऊपर रेड मारा करती थी, उसके से मार्केट फीस की रिकवरी किया करती थी। जब से ये 3 कृषि कानून लागू हो गए, सारा जो अवैध माल है वो 1 नंबर का हो गया। अब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ना सीएम कार्रवाई कर सकता, ना डीसी कर सकता, ना मार्केट कमेटी वाले कर सकते। बोला जी हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सीधे तौर पर इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से राज्य के अधिकारों के ऊपर भी डाका डाला है मोदी सरकार ने, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा। और लोकतंत्र की खूबसूरती है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, शक्तियों को बांटना, जबकि ये सरकार सरपंच से लेकर और मुख्यमंत्री तक की सरकार को अमित शाह के दफ्तर में और मोदी के दफ्तर में ले जाकर के और पूरे देश की शक्तियों का एकीकरण करके तानाशाही के तौर पर और अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश को बढ़ा रहे हैं। रही बात, आपने सवाल किया आगे की रणनीति की क्या समाधान हो, केवल और केवल इसमें 2-3 चीजें हम मांग कर रहे। आप देख रहे लंबे समय से किसान सड़कों के ऊपर है और आप सरकार का व्यवहार देख रहे हो किस तरह का है। अगर जिस वर्ग के लिए आप कानून लेकर के आए हो वो वर्ग नाखुश है तो क्या लोकतंत्र में उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? क्या उसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को ये बात नहीं समझानी चाहिए? जब कोरोना आया इन्होंने एक एक आदमी के मोबाइल में कॉलर ट्यून तक लगवा दी, इन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या जब 3 ये कृषि कानून आए ये क्यों बच रहे हैं सार्वजनिक बहस करने से? एक तो ये बात। दूसरी बात ये बैड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा, भाजपा और आरएसएस, इन लोगों का ये इतिहास रहा है कि ये बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति, आज उसी नीति के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, बांट रहे हैं हमें। आंदोलन की भाषा, ये आंदोलन करने वालों को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं और अपने भाड़े के लोग बुला करके किसानों को लड़वाते हैं, किसान यात्राएं निकालते हैं। वहां भी आपने देखा अंबाला के अंदर एक किसान की डेथ, एक बीजेपी के वर्कर की डेथ हुई, वहां भी इन्होंने गंदी राजनीति खेली। क्या उस वर्कर की डेथ हुई तो क्या जो है सीधे तौर के ऊपर ये वहां जो एमपी जिनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही थी, नायब सिंह सैनी और रतनलाल कटारिया, क्या उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? वो बीमार व्यक्ति को अपने राजनीतिक फायदे के लिए और वो यात्राओं में लेकर के घूमते हैं। हमारी मांग यही है कि भाई एक तो इसके ऊपर चर्चा कराओ और चर्चाएं सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, नहीं तो दूसरी हमारी मांग है कि तुम किसान चाहे 3 कानून लेके आओ, चाहे 13 कानून लेकर के आओ, चाहे तुम कुछ भी करो, मंडियां रखो ना रखो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे किसान की उपज एमएसपी से नीचे बेचना आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर बनना चाहिए, कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए उसको। एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए, भुगतान की गारंटी होनी चाहिए। अब कंपनियां खरीदेंगी सीधे तौर पर, जब कंपनियां खरीदेंगी तो पेमेंट की जिम्मेवारी कौन देगा? हम एक मांग कर रहे, एमएसपी खरीद और गारंटी कानून हमें चाहिए, चाहे अध्यादेश लागू करो और लेकर के आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी उपज आप सड़क पे खरीदो, खेत में खरीदो, घर में खरीदो, चौक में खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो आगामी हमने फैसले कर रखे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा जी। तो ये आंदोलन जो आप लोगों ने शुरू किया था, अब वो कहाँ पहुंचा है? वो सही दिशा में है या नहीं है? और ये आगे की भी आप रणनीति बताइए। इसमें आगामी हमारी रणनीति ये है कि जब से ये अध्यादेश आए तब से अलग अलग चरणों में हमारा आंदोलन चला और पहली बार किसान इतना संगठित दिखाई दिया। और शायद आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, आपने कभी किसान की इतनी बड़ी ताकत आपको देखने को नहीं मिली होगी कि किसान जो है वो एक मजबूती के साथ, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई मेरी जमीन बिक जाएगी, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, कंपनी राज आ जाएगा इस देश के अंदर, और कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की बेड़ियों में उनको हम जकड़ करके जा रहे। इसमें हमने अलग अलग चरणों को चलाने के बाद अभी आगामी हमारी 22 अक्टूबर को हरियाणा में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, उत्तराखंड में हम किसान क्रांति यात्रा निकाल रहे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर
किसान ट्रैक्टरों के साथ काले झंडे लेकर के और किसान क्रांति यात्रा निकालेंगे और सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश देंगे कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को रद्द ना किया जाए और जब तक खरीद गारंटी का कानून ना दिया जाए, तब तक किसान अपनी जान की बाजी। हमने स्पष्ट रूप से सरकार को बता दिया है कि खून की नदियां बह सकती हैं, हम त्याग कर सकते हैं, हम शहादत दे सकते हैं, लेकिन हम जो है इन काले कानूनों को, इन मौत के फंदों को हम किसी कीमत पर इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने एक फैसला किया है पंचायती तौर पे, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पूरे प्रदेशों में यह फैसला हुआ। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो जिस भी गांव में भाजपा और जिस भी गांव में जजपा, जिसको हम जच्चा बच्चा पार्टी कहते हैं, भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी के नेता, इनके विधायक, इनके एमपी, इनके मंत्री जो भी गांव में आए या सार्वजनिक किसी भी कार्यक्रम में आए, हम उनका काले झंडों के साथ विरोध करेंगे, उनको गांव से निकालेंगे। पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में आप देख रहे गांव में तख्तियां लग रही कि बीजेपी और जच्चा बच्चा पार्टी के कोई भी नेता गांव में प्रवेश ना करे, क्योंकि हमने किसान पंचायत के माध्यम से इस सरकार को पंचायती तौर पे बेदखल कर दिया है। इस सरकार का पंचायती तौर पे हुक्का पानी बंद कर दिया हमने। इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इनका पुरजोर, ये जहां भी जाएंगे किसान इनके कार्यक्रमों में खलल डालेंगे, इनका मुंह काला करेंगे। और मौका मिल गया तो, जब हमारी सीधी सी बात है ये हमें मारने की तैयारी कर रहे, तो हम इनको बख्शने वाले नहीं है। हमारी कोशिशें पुरजोर तरीके से जारी रहेंगी। जो भी नेता मारे फंसेगा, हम उसको बंधक बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इनका अब सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया है किसानों ने, और ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इसके साथ में अभी 5 नवंबर का आप देख रहे भारत बंद का जो आह्वान है, उसमें भी पुरजोर तरीके से भारत बंद को सफल बनाने के लिए अभी 22 अक्टूबर को किसान क्रांति यात्रा के माध्यम से और गांव-गांव में जगह जगह विरोध के माध्यम से इनका सामाजिक बहिष्कार, इनको काले झंडे दिखाने से लेकर के इनके मुंह पे कालिक पोतने तक हम ये सारे काम करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आंदोलन हमारा सही दिशा में चल रहा है, सरकार ने बहुत साजिशें करी है आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन आंदोलन और मजबूत हो रहा है। जगह जगह, कोने कोने में, गांव गांव में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन एक नई करवट ले रहा। और निश्चित तौर पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों को न्याय दिलवाया जाएगा और किसान आंदोलन को सफलता की तरफ बढ़ा करके और मोदी सरकार को ये सबक सिखाया जाएगा कि कंपनी राज को किसान किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। ठीक है, आंदोलन की, सत्याग्रह की, विरोध की आपकी सारी बातें सही हैं रवि आजाद भाई जी, लेकिन ये जी, नेताओं को बंधक बनाना, खून की नदियां बहाना, आपको नहीं लगता कि आंदोलन को कमजोर करेगा या एक वजह दे देगा सरकार को आप लोगों को बुरे तरीके से दबाने की? देखिए, हम ये बात इसलिए कह रहे भाई नीरज, सीधे तौर पर यह बात है कि हम संवैधानिक अधिकारों के तहत आंदोलन कर रहे और ये संविधान ने हमें अधिकार दिया कि सरकार हमारी बात सुने। जब सरकार माई बाप होती है, सरकार जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ता है, जब बात अपनी आत्मा पर चोट मारने की आती है। आज किसान की आत्मा को चोट मारी है इस सरकार ने, शरीर पर लाठी पड़े, शरीर पर लाठी किसानों ने हमेशा खाई है, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है इतिहास की जिसने किसान की आत्मा पर चोट मारी। तो सीधे तौर पर यह बात कह रहे कि हम आंदोलन की भाषा से संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी बात रखना चाह रहे। सरकार का काम है हमारी बात सुने। सरकार अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। तो सीधे तौर पर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन किसान ने अपनी जान हथेली पर रख ली और वो कहीं पीछे नहीं हटेगा। हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हमने कभी आज तक पहले हिंसा नहीं करी, कभी नहीं करी है किसानों ने। किसान कानून व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन अगर सरकार अपने दायित्व को नहीं निभाएगी तो फिर किसान इस सरकार को बनाने वाला भी है, और जब किसान जाग जाएगा तो निश्चित तौर पर इस सरकार को मिट्टी में भी मिला देगा। ये भी हमारा इतिहास है। नहीं, सरकारों को मिट्टी में मिलाना, सरकारें बदलना या पार्टियां खत्म करना, ये एक अलग बात होती है रवि भाई। और बंधक बनाना, खून की नदियां बहाना, ये सच में बिल्कुल अलग बात है। ये मेरे गले से नहीं उतर रही है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी, मैं उस चीज पे बहस नहीं करूंगा। जी देखिए नीरज भाई, मैं दोबारा से इस बात को स्पष्ट कर दूं, आंदोलन हमेशा जोश के साथ लड़े जाते हैं और आंदोलन हमेशा जज्बे के साथ लड़े जाते हैं।
और आंदोलन में जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है और एक मजबूत रणनीति होना बहुत जरूरी है, जिसके तहत हम लगातार चल रहे हैं। रही बात, देखो सीधे तौर पे बात है, जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो सरकार को हर वो कटु बात कही जाएगी जिससे किसान की बात को गंभीरता से सुना जाए। ऐसे हालात पैदा ना हो कि कहीं ना कहीं हमारी जो बनी हुई व्यवस्था है उसको वो खराब हो और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़े, ऐसा किसी प्रकार पे ना हो। और इसीलिए हम ये बात कह रहे कि भाई हमारी बात सुन लो, नहीं तो जो है इसके परिणाम गंभीर होंगे। और बात इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को एक बढ़िया देश दे करके जाना है, ना कि एक गुलाम देश दे करके जाना है। जी, क्या लगता है आपको अभी तक जो आंदोलन आपका हुआ है इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है, और क्या लगता है कि कितने वक्त में आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी या ये आंदोलन अपने समापन पे पहुंच जाएगा? देखिए नीरज भाई, ये तो सीधे तौर पर स्पष्ट बात है कि सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, सरकार ने जोर जबरदस्ती सब चीजों को लागू किया है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं एक आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसने किसान के कुनबे को इकट्ठा कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि आज हमारे युवा जो बेरोजगारी से परेशान है, आज हमारा किसान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो इन 3 कृषि कानूनों के बाद संगठित हो गया, पहली बात। दूसरी बात, गांव के चौक में, गली में, मोहल्ले में, सोशल मीडिया में आप लंबे समय से देख रहे कि जो मोदी सरकार इस देश को अपनी बपोती समझती थी, आज उसके खिलाफ लोग बोलने लगे। मैं पहले खुद गांव के चौक में जाया करता था, हम मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोला करते थे तो हमारे जैसे युवा साथी हमारे से बहस किया करते थे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो जागरूक हुए हैं, एक तो रोजगार को लेकर के और दूसरा किसानों के मुद्दों को लेकर के। और आज जो साथी हमारा पहले विरोध किया करते थे, आज वो खुद आगे से आमंत्रण देते हैं कि भाई आओ और गांव को जागरूक करो, अब नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है हमारी। सबसे पहली सफलता, इसने हमारे कुनबे को इकट्ठा कर दिया। दूसरी बात, मोदी सरकार की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दुष्यंत चौटाला का ये हाल है कि वो झूठा है, कोरोना पॉजिटिव होकर के अपने घर में बंद है, बाहर आएगा तो लोग उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करेंगे, ये आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरी बात आती है, सरकार जितनी देरी करेगी उतना सरकार को नुकसान होगा, सीधे तौर पर बात है। और सरकार अगर हमारी बात को गंभीरता से लेगी तो सरकार, नुकसान तो बहुत हो चुका है सरकार का, लेकिन फिर भी सरकार का कहीं थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा रह जाएगा। नहीं तो ये इस सरकार का जो ये ढकोसलेबाजी चल रही थी, आज आप छोटी सी एक चीज और देख लीजिए। मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पहले घरों में टीवी चला करते थे, सब ये कहते थे भाई मोदी बोलने लग रहा, एक बार चुप हो जाओ। आज मोदी बोलते हैं तो लोग ये कहते हैं बंद करो, इसको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं आता। सबसे इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा। हम हर रोज मीडिया में, सोशल मीडिया में, किसान पंचायतों में, हर जगह टीवी पर बोलते हैं, सब जगह इस बात को कह रहे कि इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। कोई भी आरएसएस या भाजपा का व्यक्ति हमारे साथ बहस करना चाहे, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम जो है तथ्यों के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। और किसानों के मुद्दों को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने कहा करता कि आय दुगनी करेंगे, 3 कानून लागू कर दिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ये किसान की आत्महत्या दुगनी करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, कहां है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोग इन्होंने कोरोना में बेरोजगार कर दिए। 2 करोड़ के हिसाब से नीरज भाई 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था इनको 6 साल के अंदर। आज अगर कोई भी भाजपा का नेता ये कह दे कि मोदी जी ने 10 लाख केंद्र में नौकरियां दी हैं, तो हम उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सब सरकारों ने झूठ बोला, सबने लूटा, लेकिन सबसे ज्यादा लूटना और सबसे ज्यादा झूठ बोलना और सबसे ज्यादा नफरत फैलाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार जितनी हमारी जल्दी बात सुने उसका स्वागत है, अन्यथा आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन जब तक किसान अपने मुद्दे को, अपनी लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे किसी भी कीमत पर। हर तरह से हम हर वो काम करेंगे जिससे हम सरकार को झुका सकें और सरकार से अपनी मांगे मनवा सकें। अच्छा, ये एक मेरा आखिरी सवाल है रवि भाई जी, मैं अपने जैसे लोगों को जानना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन आपका रहा, इसमें मीडिया ने अपना क्या रोल निभाया? क्या ये जितना आपको उपेक्षित था उतना है या कहीं कमी है? और अभी क्या रोल? देखिए मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा,
मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया, लेकिन खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक आध चैनल को छोड़ करके, वो एक आध चैनल है, उनको ये भाजपा वाले कहते हैं ये देशद्रोही है। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों ने उनको सुशांत, रिया और कंगना राणावत, उन्होंने तो झांसी की रानी बना दिया कंगना राणावत को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इक्के दुक्के चैनल को छोड़ करके। प्रिंट मीडिया में जो बड़े हाउसेज हैं, उन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई। हमारे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जो कस्बों में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, उन भाइयों ने बड़ी संजीदगी से काम किया। वो हमेशा किसान के मुद्दों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, आम घरों के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो इस दर्द को, इस तकलीफ को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने हमारे यूट्यूबर हैं, आप जैसे साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को बुलंद करते हैं, इन हमारे युवा साथियों ने लाजवाब काम किया और इस किसान आंदोलन को इन्होंने एक नई धार दी। और पहली बार सोशल मीडिया की मजबूती किसान आंदोलन के अंदर जबरदस्त तरीके से दिखाई दी। और कहीं ना कहीं हमने मान लिया, आम किसान कहते हैं कि भाई टीवी आपने नहीं, अखबार आपने नहीं, यो फोन है न जो यो अपना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई हमारे तक पहुंचेगी। तो ये जो है, ये जो आप जैसे साथी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और इन्होंने जन जन तक किसान की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया और उनको इकट्ठा करने का काम किया। ठीक है रवि भाई, मेरी तरफ से यही था। अगर कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं और मैं नहीं पूछ पाया तो वो आप बता सकते हैं। मैं नीरज भाई सबसे अंत में यही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका दोबारा से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और समय समय पर आपके साथ जुड़ करके हम इन बातों को और सब तक हम भी समय निकालेंगे। मैं अंत में ये संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहता हूं कि भाई, मोदी सरकार, वर्तमान सरकार और हरियाणा की गठबंधन सरकार, इसने हमारी जमीनों का सौदा कर लिया। सीधे तौर पर अडानी और अंबानी के WTO के कानून हमारे थोपे जा रहे हैं। हमारी खेती और किसानी को खत्म किया जा रहा है। हमारी जो सारी जो उपज है, हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वो कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि भाई सब जो है इस किसान आंदोलन में तन मन धन से अपनी आहुति दें और जो संघर्ष कर रहे हैं उनके कंधों को मजबूत करें, इस किसान बिरादरी को बचाने का काम करें। क्योंकि भाई इस देश की या तो जवान इस देश का एक सच्चा रक्षक है या किसान इस देश का सच्चा रक्षक है। तो सब मिलकर के किसान आंदोलन को हर तरह से मजबूत बनाएं और सरकार को हम सब मिलकर के झुकाने का काम करें ताकि किसी भी तरह से इन कंपनी राज को लागू ना किया जाए। सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, सब कुछ बेचा जा रहा है देश में, देश बिक रहा है। भाई मैं सारे साथियों से निवेदन करूंगा, भाई देश बिकने लग रहा और भाई देश न बचा लो। और देश को बचाने के लिए जिस भी तरह का संघर्ष साथ करना पड़े, भाई सारे भाई उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। नहीं तो भाई आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी और आने वाली पीढ़ियां जो है हमारे को गालियां निकालेंगी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने आंदोलन नहीं किया। तो सब जुट जाओ भाई, हर तरीके तो जो भी रास्ते हैं उसी तरीके से हम बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि ये आने वाले समय में एक नजीर पेश हो सके सरकारों के सामने और किसान का एक मजबूत संगठन तैयार हो सके। जी रवि भाई, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर कभी अगर लगे कि मैं किसानों के किसी काम आ सकता हूं तो आप मुझे याद जरूर कीजिएगा। बिल्कुल नीरज भाई, आपसे पहली बार मिले और बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया चर्चाएं हुई और फिर समय समय पर आपके साथ जुड़ करके और इस किसान के मुद्दे पर और भी जो विभिन्न मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे और अपनी आवाज को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।